यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विद रंजीत में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हर बुधवार तथा शनिवार को मैं आप सभी श्रोताओं के लिए अलग अलग विषय पर कहानियां लेकर आता हूं। आज मैं एक बार फिर अपनी नई कहानी के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूं। आशा करता हूं यह कहानी भी आप सबों को जरूर पसंद आएगी। और हाँ श्रोताओं, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी हैबतपुर में रहने वाले लगभग 50 वर्षीय गरीब मजदूर हरिप्रसाद की है। आज हरिप्रसाद काफी खुश था। खुश भी आखिर क्यों ना होता, आज उसे इंदिरा आवास की पहली किश्त जो मिली थी। काफी भागदौड़ एवं 15% के चढ़ावे देने के बाद यह राशि मिली थी। 40,000 की इस पहली किश्त में मुखिया जी ने पहले ही अपनी कमीशन की राशि काट ली थी। इस मौके पर हरिप्रसाद को पिछली बातें याद आने लगी थी। कैसे बचपन से लेकर अभी तक इस तार के पत्ते वाली झोपड़ी में जीवन गुजर बसर किया था। एक बार तो भारी बारिश के दौरान एक तेज हवा का झोंका ने तो छप्पर ही उड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया था। भीगकर घर का सारा सामान बर्बाद हो गया था। निमोनिया हो जाने के कारण दोनों बेटों मदन और रमेश मरते मरते बचा था। पिछले 2 वर्षों से हरिप्रसाद दिन में मजदूरी करने के बाद शाम को मुखिया जी के घर पहुंच जाता था। उनके गाय एवं भैंस को नहाना, खिलाना, दूध निकालना तथा गौशाला की सफाई करना उसका डेली रूटीन बन गया था। उसकी यह सेवा बिल्कुल मुफ्त थी। आशा थी मुखिया जी एक ना एक दिन एक इंदिरा आवास उसकी पत्नी के नाम जरूर आवंटित कर देंगे। मुखिया जी भी कम चालाक ना थे, वे उसकी इस इच्छा का पूरी तरह सम्मान करते थे। हर सप्ताह उसे एक नई तारीख बता देते थे। आखिर मुफ्त में काम करने वाला एक मजदूर जो मिल गया था। इस दौरान कितने ही इंदिरा आवास आए और बंट गए थे। अगले 6-7 महीने बाद ही चुनाव आने वाला था। काफी सोच विचार करके उन्होंने उसकी पत्नी सुखिया के नाम एक इंदिरा आवास आवंटित कर दी। दिन भर कमर तोड़ मजदूरी करके वापस आने के बाद रात के समय दोनों पति पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ घर बनाने के काम में लग जाते थे। बड़ा बेटा मदन 8वीं में तथा छोटा बेटा रमेश 5वीं में गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच जो शिक्षा उन दोनों बच्चों को स्कूल नहीं दे पाया था, उसे वह संघर्ष वाली जिंदगी की शिक्षा रात में काम करने के दौरान मिल गई थी। पुरानी ईंट गांव में ही खरीद लिया था। कुछ ही दिनों में सारी राशि खत्म हो गई थी। काम अभी तक लगभग 15% ही पूरा हुआ था। अगले ही दिन हरिप्रसाद दौड़ा दौड़ा मुखिया जी के पास पहुंचा था अपनी दूसरी किश्त के लिए। काफी अनुनय विनय का भी मुखिया जी पर तत्काल कोई असर पड़ता नहीं देखकर वह एक बार फिर उनके यहाँ वही पुराना काम शुरू कर दिया था। अपना काम पैसे के अभाव में रुक गया था, लेकिन बिना पैसे का मुखिया जी का काम तेजी से चलने लगा था। आखिरकार 2 महीने के बाद कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे एक बार फिर दूसरी किश्त मिल चुकी थी। इस बार फिर 40,000 में मुखिया जी ने 15% पहले ही काट ली थी। घर बनाने का काम एक बार फिर जोरों शोरों से शुरू हो चुका था। छत ढलाई के लिए सेंटिग लगाते लगाते यह दूसरी किश्त भी अंतिम सांसें लेने लगी थी। इधर बरसात एवं चुनावी मौसम दोनों शुरू होने ही वाला था। हरिप्रसाद बरसात से पहले घर का काम हर हाल में पूरा कर लेना चाहता था। इस बार की बारिश में वह परिवार को भीगाना नहीं चाहता था। मुखिया जी ने इस बार उसे साफ साफ बता दिया था, घर पूरी तरह बन जाने के बाद ही अंतिम किश्त मिल पाएगी। साथ ही साथ यह भी हिदायत दे दी थी कि अगर दोबारा जीते तभी ही राशि मिल पाएगी। उसकी जाति वाली 600 वोटरों को एकजुट करके उनके पक्ष में वोट डलवाने की भी जिम्मेवारी मुखिया जी ने उसे सौंप दी थी। घर बनाने के साथ साथ अपनी स्वजातीय वोटरों की भी गोलबंदी करने की दोहरी जिम्मेवारी उसके कमजोर कंधों पर आ गई थी। वह हर हालत में मुखिया जी को जीतते देखना चाहता था। अंतिम किश्त का जो सवाल था,
काफी सोच विचार मन में करने के बाद उसने गांव के ही एक महाजन से पुरानी घर वाली जमीन को गिरवी रखकर 40,000 रुपये काफी महंगी सूद पर ले लिया था। उसे पूरी आशा थी अंतिम किश्त मिलते ही महाजन को पाई पाई चुकाकर अपनी जमीन वापस पा लेगा। घर का काम जोरों से एक बार फिर चालू हो गया था। आखिरकार घर बनकर तैयार हो चुका था। आज उस मकान में गृह प्रवेश पूजा का आयोजन किया गया था। दिन से ही पंडित जी पूजा पाठ में लग चुके थे। रात के वक्त पूजा अपनी अंतिम चरण में पहुंच गया था। तभी मुखिया जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते हैं। हरि प्रसाद के खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। 501 रुपए की दक्षिणा मुखिया जी ने खुद पंडित जी को दी थी। हरिप्रसाद के आंखों में मुखिया जी के लिए कृतज्ञता के भाव उमड़ आए थे। मुखिया जी की सेवा करने का उसे आज फल मिलता नजर आ रहा था। पूजा खत्म होते ही हरिप्रसाद सपरिवार खुशी एवं उमंग के बीच अपने नए घर में प्रवेश कर चुका था। तभी मुखिया जी ने हाथ जोड़ते कहा, हरि जी, आपसे निवेदन है कि कुछ दिन और चुनाव खत्म होने तक आप अपने पुराने मकान में ही रहते तो हमारे लिए काफी अच्छा होता। दरअसल पार्टी ऑफिस बनाने के लिए मुझे इससे अच्छा जगह और कोई नहीं मिलेगा, वो भी आपके 600 स्वजातीय वोटरों के बीच। हरिप्रसाद आश्चर्य भरी निगाहों से मुखिया जी की तरफ देखे जा रहा था। इससे पहले कि वह कोई उत्तर दे पाता, मुखिया जी के गुर्गों ने उसे धकियाते हुए गाड़ी से उतारकर पार्टी के झंडे, पोस्टर, बैनर तथा कुर्सी टेबल रखना शुरू कर चुके थे। चारों एक बार फिर अपने पुराने घर में पहुंच गए थे। पार्टी ऑफिस में खाना बनाने के लिए दोनों पति पत्नी को रख लिया गया था। चुनाव का डेट अब करीब 20 दिनों के आसपास ही बचा था। काम से समय निकालकर वह अपने स्वजातीय वोटरों को इकट्ठा करने में लग जाता था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। सभी ने गोलबंद होकर मुखिया जी के पक्ष में वोट डाला था। मुखिया जी किसी तरह लगभग 200 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तमाम विपक्षी उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान उन पर इंदिरा आवास घोटाला, सड़क घोटाला, नाली घोटाला, वृद्धा पेंशन घोटाला जैसे काफी आरोप लगाए थे। लेकिन अपनी साम दाम दंड भेद वाली नीति के बल पर वे जनता की अदालत से पाक साफ साबित होकर निकल गए थे। चुनाव जीतने की खुशी में उसी रात मुखिया जी ने उस पार्टी ऑफिस में अपने मुख्य कार्यकर्ताओं को चिकन मटन का भोज दिया था। देर रात तक तेज डीजे के बीच पीने पिलाने का दौर चलता रहा था। दोनों पति पत्नी रात भर जगकर उस अपनी पुरानी घर से उस नज़ारे को दुखी मन से देखते रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कल उसे अपना मकान वापस मिल जाएगा। पार्टी देर रात तक चला था। सुबह होते ही हरिप्रसाद मुखिया जी से मिलने चल पड़ा था। गेट पर ही उसे रोक दिया गया था। उसे अगले दिन आने को कहा गया था। मुखिया जी की थकान का हवाला देकर एक एक पल बिताना उसके लिए भारी लग रहा था। पार्टी ऑफिस में ताला जड़ा हुआ था। अगले दिन मुखिया जी ने अपने आदमियों को भेजकर सारा सामान सिवा कचरे को छोड़कर मंगवा लिया था। घर के अंदर घुसते ही हरिप्रसाद कांप गया। घर कम, कचरा खाना अधिक नजर आ रहा था। घर की कमजोर खिड़कियां तथा दरवाजे उस रात वाली हुड़दंग का दबाव नहीं झेल पाया था। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए थे। किसी तरह वह अपने आप को संभाल पाया था। सचमुच गरीब एवं कमजोर लोगों का दबंगों के सामने कोई अस्तित्व नहीं होता है। काफी दिनों की कोशिश आज रंग लाई थी। आज उसकी मुलाकात मुखिया जी से हो गई थी। इंदिरा आवास की अंतिम किस्त का नाम सुनते ही मुखिया जी ने उसे अपने ऑफिस में बैठे अकाउंटेंट के पास भेज दिया। अकाउंटेंट ने एक डायरी निकाली। उस डायरी में चुनाव के लिए चंदे देने वालों का नाम था। सबसे पहला नाम हरिप्रसाद का ही था। उसके नाम के आगे 40,000 रुपये लिखा हुआ था। अकाउंटेंट डायरी का वह पन्ना बंद करते बोला, यही था तुम्हारा अंतिम किस्त। हरिप्रसाद चुपचाप आंसू बहाते अपने घर की ओर चल पड़ा था। वह भारी मन से अपने घर पहुंचा था। अब उसका मजदूरी में भी मन नहीं लगता था। पता नहीं उसके दिमाग में आजकल क्या चलने लगा था।
आज महाजन से उधार लिए पूरे 1 साल हो गए थे। करार पूरा हो चुका था। महाजन ने वह जमीन अपने नाम करवा ली थी। अब तक हरिप्रसाद काफी कुछ खो चुका था। वह अब और कुछ भी खोना नहीं चाहता था। अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। जो लोग उसके कहने पर किसी के पक्ष में एक साथ गोलबंद हो सकते हैं, तो हो सकता है दोबारा कहने पर उसके विपक्ष में भी शायद। उसकी यह सोच रंग लाई। सभी उसकी बातों को सुनकर उसका साथ देने का मन बना चुके थे। मुखिया की दबंगई का मुकाबला करने के लिए उसने झूठ का सहारा लेने का पूरी तरह मन बना लिया था। कुछ ही दिन बाद मुखिया जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। दारोगा के पास उनकी गिरफ्तारी का नॉन बेलेबल वारंट था। उन पर हरिजन एक्ट के तहत 5 संगीन केस दर्ज किया गया था। केस करने वाले तथा गवाह भी उन्हीं के ही वोटर थे। मुखिया जी हाथों में हथकड़ी पहने पुलिस गाड़ी में बैठ गए थे। उन्हें सारा माजरा समझते देर न लगा था। आज 10 महीने के बाद मुखिया जी बेल पर जेल से बाहर आए थे। घर आते ही एक बैग कंधे में टांग कर बाहर निकल गए थे। सबसे पहले उन्होंने उस महाजन से भेंट किया जिसने हरिप्रसाद की गिरवी जमीन हथिया ली थी। उससे हिसाब किताब करने के बाद वे हरिप्रसाद के घर पहुंचे। बैग में बचे 1 लाख रुपए उसको देते हुए बोलते हैं, ये रही तुम्हारी अंतिम किस्त। बोलकर मुखिया जी अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। तभी पीछे से महाजन भी जमीन के कागजात लिए वहां आ जाता है। सारे कागजात महाजन ने वापस कर दी थी। हरिप्रसाद केस कमजोर करने का वादा कर चुका था। मुखिया जी अपने घर की ओर रवाना हो चुके थे।